क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी एक सेल्फी लेने की जिद आपके लिए जानलेवा हो सकती है? क्योंकि मौसम मॉनसून का है और पहाड़ पर आपकी ऐसी सेल्फी वाली जिद आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। वैसे बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए अब सेना भी जुट गई है, क्योंकि बाढ़ वहां आ रही है जहां रेगिस्तान है। और समस्या केवल हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात की भी है। जी हां, अगले आधे घंटे में आपको ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। मैं हूं प्रीति दहिया, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। गुड गुड, बस कोई घबराना नहीं बेटे, घबराना नहीं। अब बाढ़ में जानलेवा सेल्फी। जल काल ने डराया, सेना ने बचाया। सैलाब से लड़ाई, फिर पढ़ाई। रेगिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़। ये तमाम विजुअली पावरफुल रिपोर्ट्स आपके सामने हम अगले आधे घंटे में रखने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की एक बैठक हुई और इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल थे। डॉक्टर एस जयशंकर, बिलावल भुट्टो दोनों यहां पर पहली बार एक मंच पर नजर आए। शहबाज सरकार बनने के बाद पहली बार एक साथ दिखे। भारत के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, साथ ही इस मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल थे। तो देखिए किस तरह से तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स आपको बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन खासतौर पर बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। कोई बातचीत जाहिर तौर पर बिल्कुल नहीं हुई है और ये पहली बार ऐसा है कि शहबाज शरीफ की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो बतौर फॉरेन मिनिस्टर SCO की इस मीटिंग में पहुंचे। यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर भी थे, लेकिन दोनों के बीच बात तो दूर की बात है, आंख तक नहीं मिली। और अब एजेंडा इंडिया का की लीड स्टोरी। सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर हम वायरल होने के चक्कर में ऐसी गलती करते हैं जो हमारी जान पर ही भारी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ का है, जहां 5 युवक सेल्फी लेने के चक्कर में पानी के सैलाब में फंस गए। फिर कई घंटों की कोशिशों के बाद इन युवकों को स्थानीय लोगों ने बहुत ही मुश्किल से बचाया। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ के बीच फंसे 5 युवक। सैलाब में घंटों चला रेस्क्यू अभियान। ब्रेक वाली रस्सी छेड़ दो यार। सेल्फी के चक्कर में संकट में जा। जी हाँ, बारिश के इस मौसम में आपकी एक गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। सेल्फी का शौक आपको मौत के करीब ला सकता है। कुछ सेकंड में आप पानी में डूब जाएंगे या बह जाएंगे। आपको बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की हैं। यहाँ गुरुकुंड में सेल्फी के चक्कर में 5 युवक चिकनी नदी में फंस गए। दरअसल बारिश होने की वजह से अचानक नदी में पानी का सैलाब आ गया और जो युवक सेल्फी लेने के लिए नीचे उतरे वो पत्थरों के बीच फंस गए।
पानी का सैलाब इतना तेज था, इन युवकों को ना तो भागने के लिए मौका मिला और ना ही बचने का। बस कुछ सेकंड में ये सभी बाढ़ के बीच फंस गए, जहां बचना नामुमकिन था। अच्छी बात यह रही कि पानी के बीच फंसे इन युवकों को आसपास के लोगों ने देखा। फिर कई घंटों की कोशिश के बाद रस्सी की मदद से इन युवकों को बाहर निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी के तेज बहाव और सैलाब के बीच फंसे इन युवकों को निकालने की कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं आगे ये सैलाब और कितना खतरनाक रूप लेता जा रहा है। बस घबराना नहीं बेटे, घबराना नहीं। अब थोड़ी सी भी चूक होती तो इन युवकों का बचना मुश्किल होता। लास्ट बच्चा रह गया है रेस्क्यू करने के लिए। इन युवकों की किस्मत अच्छी थी कि पानी के इस खतरनाक बहाव में बच गए। लेकिन बारिश और बाढ़ के इस समय में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसमें लोगों की अपनी गलती उनकी जान पर भारी पड़ती है। इसलिए आप ऐसी कोई गलती ना करें। बहुत अच्छा, आखिरी बच्चा भी रेस्क्यू कर लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, मौसम में ऐसा बदलाव हो रहा है कि अब रेगिस्तान तक डूब रहे हैं। राजस्थान में तो ऐसी बारिश हो रही है कि लोग दहशत में आ गए हैं। जोधपुर में लगातार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना और एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी है। शहर शहर बाढ़ का कहर, कहीं सड़कें डूबी, कहीं पानी का सैलाब। जल काल ने डराया, सेना ने बचाया। देश भर में अभी मॉनसून पहुंचा भी नहीं है, लेकिन बारिश के प्रहार से आम जनजीवन तबाह हो रहा है। देश का बड़ा हिस्सा सैलाब के संकट से लड़ रहा है और लोगों की जिंदगी बाढ़ के बीच फंस गई है। अब तो लोगों को बचाने के लिए जगह जगह सेना को उतारना पड़ रहा है। इस बारिश में तो रेगिस्तान में बाढ़ आ गई है। राजस्थान के कई शहर डूब रहे हैं। जोधपुर, कोटा और जयपुर में हालात खराब हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत जोधपुर में आई है। जोधपुर में बीते 15 दिनों में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। 3 दिन में यहां करीब 10 इंच बारिश हुई है। एक तो भारी बारिश और दूसरा जल निकासी में दिक्कत से पूरा शहर ही स्विमिंग पूल बन गया है। सड़कें, घर सब पानी में डूब गए हैं। जोधपुर में आजादी के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई है। जोधपुर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। जवान रेस्क्यू के साथ कई दिनों से घरों में फंसे लोगों को खाने का सामान भी पहुंचा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। सेना के साथ साथ एनडीआरएफ भी राहत बचाव में जुटी है। जोधपुर में हालात इतने खराब हैं कि बाढ़ बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जोधपुर जिले के बालेसर का बेटवासियां बांध भी टूट गया है। इससे हालात और खराब हो गए हैं। बांध का पानी आसपास के गांवों में घुस गया है और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ बारिश के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने जोधपुर में बिगड़े हालात का जायजा लिया है। केंद्रीय मंत्री ने घुटनों से ऊपर तक भरे पानी के बीच लोगों से मुलाकात की और रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया। साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम को निर्देश दिया कि जल्द ही पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से ही लोकसभा सांसद भी हैं। तो आपने देखा कि कैसे जोधपुर में सेना बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी है और अब आपको जम्मू कश्मीर के पूंछ का एक वीडियो दिखाते हैं। यहां भी सेना की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दरअसल बारिश और बाढ़ की वजह से 4 स्थानीय लोग फंस गए थे।
फिर सेना ने कई घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर इन युवकों को बचाया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान इन युवकों को बचाने के लिए सैलाब को पार कर रहे हैं। फिर युवकों को बचाते हैं और सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि इस दौरान बोट को रस्सी से बांधा गया, जिसके चलते वो सैलाब के साथ बह ना जाए। ये तस्वीरें हैं सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की, जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर से। बात करते हैं यूएई की। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जब आप सुनते हैं तो ध्यान आता है कि ऐसा देश जहां रेगिस्तान और जबरदस्त गर्मी है, लेकिन इस संयुक्त अरब अमीरात में लोग बाढ़ से परेशान हैं। कई शहर पूरी तरह से डूब चुके हैं। 27 साल में पहली बार ऐसी बारिश हुई है। क्या ये तेजी से हो रहे क्लाइमेट चेंज का नतीजा है? देखिए रिपोर्ट। ये रेगिस्तान में जलजला है। यूएई में जल प्रलय है। रेगिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें मौसम में हो रहे भारी बदलाव को लेकर चिंता बढ़ाने वाली हैं। अभी तक संयुक्त अरब अमीरात की पहचान रेत और भयंकर गर्मी के तौर पर थी, लेकिन अब इसी संयुक्त अरब अमीरात में बाढ़ का कहर है। जगह जगह एक साथ कई कारें डूब चुकी हैं और सड़क सैलाब बन चुका है। घरों में पानी घुस चुका है और जिधर देखिए केवल और केवल पानी ही दिख रहा है। सबवे बंद हैं, अंडरपास डूब चुके हैं। हालात इतने बिगड़े हैं कि दिन रात रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सरकार एक्शन में है। यूएई के नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोरोलॉजी के मुताबिक 27 साल में पहली बार यूएई में इतनी बारिश हुई है। जुलाई में तो फुजैरा में 255 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जो सबसे ज्यादा है। रिकॉर्ड बारिश की वजह से संयुक्त अरब अमीरात में जगह जगह पहाड़ों पर झरने बन चुके हैं। हमेशा गर्मी और सूखे से परेशान रहने वाला संयुक्त अरब अमीरात अब भयंकर बारिश और फिर बाढ़ का कहर झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें यूएई के रेगिस्तान से। अब यूएई से वापस देश में लौटते हैं और देश में शिक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटीज बना दिए जा रहे हों, लेकिन कभी कभी उन बड़ी इमारतों तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आपको भी लगेगा कि शिक्षा की राह आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के आदिवासी इलाके की ये तस्वीरें आज आपको भले ही हैरान कर रही हो, लेकिन इन बच्चों के लिए तो शायद ये रोज का काम है। फर्क सिर्फ इतना है कि बारिश के दिनों में ये मुश्किल थोड़ी खतरनाक हो जाती है। इस आदिवासी इलाके में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का मार्ग कितना खतरनाक है, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जिले के राजबरारी इलाके के कई गांवों के बच्चे स्कूल जाने के लिए जोखिम के बीच उफनती नदी को पार करते हैं। तस्वीरों में आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 स्कूली बच्चे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल 15 बच्चे हैं, बल्कि इससे काफी ज्यादा बच्चे इस सैलाब को पार करके स्कूल जाते हैं। यानी इन बच्चों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने इलाकों में 12वीं तक के 2 स्कूल तो दे दिए, लेकिन किसे अंदाजा था कि बारिश के दिनों में स्कूल पहुंचना इतना मुश्किल हो जाएगा। दोनों नदियां, दोनों पर छोटे छोटे पुल बने हुए हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर यहाँ पर पार करना पड़ता है। और कई बार ये स्थितियाँ बनी रहती है यहाँ पर कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है टीचर भी छोड़ के आ जाते हैं स्कूल, बच्चे भी छोड़ देते हैं। ग्रामीणों और छात्रों का कहना है कि फिलहाल बारिश कम होने की वजह से पैदल ही नदी पार कर ले रहे हैं। अब इन तस्वीरों में देखिए 6 लोग
जिसमें कुछ छात्र भी हैं, इस सैलाब को पार कर रहे हैं। 2 बाइक के साथ चल रहे हैं ये 4 छात्र अपनी जिंदगी को कितनी बड़ी जोखिम में डाल रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों का कहना है कि जब बारिश अपने पूरे चरम पर होती है तो उन्हें स्कूल कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ता है। अब बच्चे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पुल बनवा दे। बारिश के कारण रोज आना जाना ये नदी पार करना पड़ता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द पुल बनने की सुविधा। इलाके में बच्चों के स्कूल जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया। तो एमपी के हरदा के इन रास्तों को देखकर आप कह सकते हैं कि शिक्षा की राह आसान नहीं है। हरदा से अब्दुल समद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश के कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ की कुछ तस्वीरें दिखाई थी सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की। अब कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, जरा आप उन पर नजर डालिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ में फंसे थे करीब 30 लोग और इनको सेना ने रेस्क्यू किया है। कई घंटे तक चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन और आप देख सकते हैं कि इस तरह की तैयारी की जाती है जब सेना एक रेस्क्यू अभियान में जुड़ती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुंछ में इस इलाके में करीब 30 लोग फंसे हुए थे, बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए और उसके बाद सेना ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई घंटे तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलने के बाद लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। लाइफ जैकेट्स पहनाकर और पूरी तैयारी के साथ सेना जुटी है उन लोगों की मदद करने के लिए जो इस इलाके में बाढ़ के हालात के चलते अलग अलग जगह पर फंसे हैं। आप कल भी मैंने देखा, आप इधर ही थे। हमारा एक्चुअली ये कल से प्रयास जारी है। ये कल से लोग हमारे यहाँ पे जो है वो ट्रैप थे। अचानक रिवर का वाटर जो है वो राइज हो गया और हालांकि ये एक सेफ प्लेटो पर थे, एक वी शेप टाइप वैली थी और उसमें ये सेफ थे। अभी उतने वाटर में इतना ज़्यादा रिस्क तो था नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर पानी और हो जाता तो ये जानी खतरा हो सकता था। इसमें कल जो है एक आर्मी ने लीडिंग रोल लेकर उसमें हमारे डीएम साहब, कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, एसएसपी साहब और इसमें एक आर्मी का लीडिंग रोल रहा इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में, सफल बनाने में। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। तो वहीं उनकी पूर्व सहयोगी अर्पिता मुखर्जी कह रही हैं कि उनके घरों से मिले कैश की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पार्थो चैटर्जी की करीबी अर्पिता पूरी तरह से टूट गई है। आज जब उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वो बेसुध हो गई और जब होश में आई तो रोने लगी। कोलकाता के बेलघोरिया के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अर्पिता मुखर्जी। वो अर्पिता मुखर्जी जिसके सपने बहुत बड़े थे, जो आसमान को छूना चाहती थी, मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में छा जाना चाहती थी। तो उसने नाम भी बहुत कमाया, बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। लेकिन 2010 में टीएमसी के पूर्व नेता और मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी से मुलाकात होने के बाद उसका रुतबा और ज्यादा बढ़ गया।
2016 में तो पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी ने अर्पिता को कोलकाता की एक बड़ी दुर्गा उत्सव समिति का स्टार प्रचारक बनवा दिया। इसके बाद धीरे धीरे अर्पिता ने फिल्में भी कम कर दी और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा क्या कसा, जिंदगी ने मानो यू टर्न ले लिया। शुक्रवार को 50 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी केस में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी को जब मेडिकल के लिए ले जाया गया तब पहले तो वो गाड़ी में ही फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद बेहोश हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने अर्पिता को गाड़ी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया और व्हील चेयर पर बिठाया गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे व्हील चेयर पर लेकर अस्पताल के अंदर जाने लगे तो इस दौरान भी अर्पिता रोती हुई नजर आई। अर्पिता मुखर्जी को ले जाने के लिए भीतर काफी ज्यादा जद्दोजहद यानी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी जैसे यहाँ पहुंची वो गाड़ी के भीतर बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी की हालत में उनको गाड़ी से बाहर निकाला गया, व्हील चेयर हॉस्पिटल के भीतर से मंगवाया गया और उसके बाद से उन्हें इसी व्हील चेयर पर बिठा करके हॉस्पिटल के भीतर लेकर जाया गया। एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाई। ये वही अस्पताल ESI हॉस्पिटल है जिसके भीतर पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर गए हैं। दरअसल कोर्ट के आदेश पर पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का हर 48 घंटे में एक बार मेडिकल चेकअप किया जाना, लिहाजा ईडी अधिकारी अर्पिता और पार्थ को लेकर कोलकाता के ESI अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही अर्पिता मुखर्जी टूट गई और बेसुध हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। आपको बता दें कि अर्पिता ईडी से पूछताछ में कह चुकी है कि उसके घरों से मिले पैसों की उसे कोई जानकारी नहीं है। जिन कमरों से नोटों की गड्डियां मिली हैं, वहां उसका जाना मना था। सिर्फ पार्थ चैटर्जी के लोग ही उन कमरों में जा सकते थे। ये कह रहे हैं कि सारा पैसा नहीं पा रहे, पार्थ दा का ही वहाँ पर सारा पैसा था, उनको एंटर नहीं करने देते थे। वो महिला ये कह रही है पार्थ का पैसा हो तो बोल दिया, सब जानते हैं। पार्थ वो एक बार भी इनकार नहीं किया कि मेरा पैसा नहीं है और मैं एकदम निर्दोष हूँ। लेकिन और भी जो प्रॉपर्टी मिला है सील किया हुआ, उससे कितना मिलेगा भगवान जाने। अब वहाँ से चोरी हो रही, ताला तोड़ करके माल गायब हो गया, 4 कीमती गाड़ियाँ गायब हो गई, उसमें पैसा भी था। तो ये सब हो रहा है। उनको 60 डंपर मिला है, 65 जिसमें 60-60 लाख दाम एक एक का। 200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी अभी तो मिल चुकी है, अभी कितना मिलेगा भगवान जाने। और कितने नेता कितना धन वो तो आगे ही पता चले। पश्चिम बंगाल सरकार की स्कूल सेवा आयोग में अवैध नियुक्तियों पर ईडी ने 22 जुलाई को कार्रवाई शुरू की थी। पार्थ चैटर्जी के ठिकानों समेत 16 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इसके बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया और अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी की। अर्पिता के फ्लैट से करीब 21 करोड़ रुपए कैश और 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और दूसरे दस्तावेज मिले। इसके बाद अर्पिता के एक और घर से 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश और सोना मिला। इस तरह अर्पिता के ठिकानों से कुल 55 करोड़ से ज्यादा की रकम मिल चुकी है। शायद यही वजह कि अर्पिता बार बार बेहोश हो रही, फूट फूट कर रो रही। ठीक उसी तरह जिस तरह पार्थ चैटर्जी ने ईडी की कार्रवाई के बाद तबीयत खराब होने का दावा किया था। हालांकि शुक्रवार को मेडिकल के लिए लाए जाते वक्त पार्थ चैटर्जी के चेहरे पर शिकन की लकीरें तो दिख रही थी, लेकिन वो बेचैन नहीं थे। व्हील चेयर पर बैठे पार्थ ने मुंह पर मास्क पहन रखा था और कैमरा देखते ही मास्क उतार कर कहने लगे कि वो निर्दोष हैं। फिलहाल ईडी की तफ्तीश जारी है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को एक साथ बिठाकर पूछताछ करने के बाद अब दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी। बयानों में विरोधाभास हुआ तो और सवाल पूछे जाएंगे। ईडी इस मामले की तह तक जाने के लिए इन दोनों से जुड़े लोगों को भी रडार पर लिए हुए,
लिहाजा बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बंगाल के स्कूल सेवा आयोग की नियुक्तियों में कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ था। कोलकाता से सुरभि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 55 करोड़ से भी ज्यादा की बरामदगी के बाद इस मामले का इंटरनेशनल लिंक भी सामने आ रहा है। इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं भ्रष्टाचार का पैसा विदेश में तो ठिकाने नहीं लगा दिया गया। शक के घेरे में पार्थो चैटर्जी की एक और सहयोगी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में क्यों जुड़ रहा है इंटरनेशनल लिंक, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी अर्पिता के जिस घर के दरवाजे तोड़ रही है, काली कमाई का तिलिस्म भी टूट रहा है। अर्पिता के ठिकानों से अब तक 50 करोड़ का कैश और करीब 5 करोड़ का सोना बरामद हो चुका है। हालांकि अर्पिता मुखर्जी का दावा है कि जहां से नोटों का पहाड़ मिला, उस कब्जे का इस्तेमाल पार्थ चटर्जी ही किया करते थे और रुपयों की सारी गड्डियां उन्हीं की हैं। बहरहाल, अर्पिता के 4 ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा की नकदी, सोना और डॉलर मिल चुके हैं। ईडी को आशंका है कि यह घोटाला 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। फिलहाल ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 फ्लैट्स में से एक को सील कर दिया है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 3 बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए हैं। तीनों अकाउंट में कुल मिलाकर 2.2 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बीच अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद किए गए दस्तावेजों के आधार पर ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। बरामद दस्तावेजों के आधार पर ईडी पार्था चटर्जी से जवाब मांग रही है। फिलहाल पार्था और अर्पिता के बयान को अलग अलग दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद दोनों के बयान मिलाकर देखे जाएंगे। अगर बयान अलग अलग हुए तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। अर्पिता पर शिकंजा कसने के बाद ईडी के रडार पर पार्था चटर्जी की एक और दोस्त आ गई है। पार्था की इस दोस्त के मलेशिया जाने की जानकारी मिली है। वो क्यों मलेशिया गई थी, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी उनके दोस्त के पासपोर्ट, फोटो समेत अन्य दस्तावेज को इकट्ठा कर रही है। ईडी इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि क्या घूमना सिर्फ एक बहाना था ताकि पैसे को मलेशिया में ठिकाने लगाया जा सके। जिस तरीके से फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो मलेशिया वाला एंगल फिलहाल जो सामने आ रहा है कि एक और महिला मित्र का नाम ईडी के हाथों लग चुका है, लेकिन ईडी अभी तक इस नाम का खुलासा नहीं कर रही है कि आखिर वो कौन सी महिला मित्र है जिसके तार मलेशिया से जुड़े हैं। अब ये मलेशिया, उसके आने जाने का जो पासपोर्ट मिला, जो डॉक्यूमेंट्स मिले, ये मलेशिया आखिर क्यों आती जाती थी, बार बार वो अर्पिता मुखर्जी से क्यों मिलती थी, पार्थ चैटर्जी से उनके क्या कुछ ताल्लुकात थे और क्या यही पैसों का लेन देन करती थी। क्योंकि इससे पहले हमने एक और कंपनी के बारे में, एक टेक्सटाइल कंपनी की जानकारी आपको दी थी जिसके तार पार्थ चैटर्जी से जुड़े हुए थे और कहा जा रहा था कि इसमें और कई लोग शामिल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उन पैसों का इस्तेमाल भी हवाला के जरिए बांग्लादेश ट्रांसफर किया जाता था और वो हवाला के जरिए किया जा रहा था। तो ये तमाम वो एंगल है जिन पर फोकस फिलहाल ईडी का बना हुआ है कि अब मलेशिया वाली जो दोस्त है उसका किरदार कितना अहम है इन दोनों की जिंदगी में। इस बीच पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता बनर्जी ने एक्शन लिया है। पार्थ को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है, साथ ही पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया है। দলের সমস্ত পদ থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট অপসারিত করা হয়েছে। তিনি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার ছিলেন, তিনি দলের মহাসচিব ছিলেন, দলের মহাসচিব এবং ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন, যেহেতু তিনি ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার ছিলেন। এই 5টি পদ থেকেই তাকে অপসারিত করা হচ্ছে। टीएमसी ने भले ही पार्था पर एक्शन ले लिया हो, लेकिन बीजेपी सड़कों पर है, ममता से इस्तीफा मांग रही है। आरोप लगा रही है कि जांच आगे बढ़ने पर ममता के और करीबी फंसेंगे। देखिए, स्ट्रिक्ट एक्शन 22 करोड़ जब मिला उसी समय नहीं हुआ, 52 करोड़ होने से बाद हुआ है।
तो ये क्या होता है, फिर और 25 करोड़ मिल जाए और कुछ एक्शन होगा। तो हम देखते रहेंगे कितने एक्शन हो रहे हैं, कितने बार। शायद ये भी हो जाएगा कि धीरे धीरे और पन्ना खुल जाएगा और बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे जनप्रतिनिधि इसके साथ जुड़े हैं। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार के तत्कालीन मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वो 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में हैं। इसके अलावा उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी भी ईडी की कस्टडी में हैं। अर्पिता के 2 फ्लैट से छापेमारी में अब तक करीब 50 करोड़ कैश और करीब 5 करोड़ का सोना बरामद हो चुका है। ईडी की जांच अभी जारी है। कई लोग रडार पर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि काली कमाई का कितना और खजाना बेनकाब होता है और घोटाले के तार कहां-कहां से जुड़े हैं। कोलकाता से सुरभि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टेरर मॉड्यूल के बारे में जिसके भंडाफोड़ की पूर्वोत्तर की सरकारों को अब हिला दिया है उसके भंडाफोड़ के बाद। दरअसल गुरुवार को असम के मोरीगांव और बारपेटा से एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई। पता ये चला कि यहां मदरसों में बच्चों को जिहाद की शिक्षा दी जा रही थी। कुछ लोग अल कायदा से संबंधित बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल बंगला टीम के लिए स्लीपर सेल के तौर पर यहां काम कर रहे थे। असम से 12 संदिग्ध गिरफ्तार, अल कायदा से जुड़े हैं तार। मदरसे में जिहाद की क्लास, ओसामा कंपनी पर बड़ा वार। 28 जुलाई को असम पुलिस ने मोरीगांव से मुस्तफा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो मदरसे की आड़ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता था, बच्चों को जिहाद की तालीम देता था। यही नहीं, पुलिस की माने तो गिरफ्तार हुआ संदिग्ध मुफ्ती उर्फ मुस्तफा 2018 से अल कायदा से संबंधित आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम का सदस्य बनकर असम के मदरसे में बच्चों को जिहादी पाठ पढ़ा रहा था और फंड रेजिंग यानी पैसे इकट्ठा करने का काम भी कर रहा था। मुस्तफा सन ऑफ रुस्तम अली सोहरिया पाम, वो एक मदरसा चलाता है, जामिया हुदा मदरसा सोहरिया गांव में। तो एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई जो अंसारुल्लाह बंगला टीम अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके साथ जो रिलेटेड है, अंसारुल्लाह बंगला टीम का फिनेंसिंग के साथ ये इन्वॉल्व है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मुस्तफा पिकअप हुआ। राज्य में ये पहली घटना है जहां पर धार्मिक मदरसे में इस तरह राष्ट्र विरोधी पाठ सिखाया जा रहा था, जबकि असम में पहले ही सरकारी मदरसों को स्कूलों में तब्दील कर दिया गया था। लिहाजा असम पुलिस ने मोरीगांव से मुस्तफा की गिरफ्तारी के बाद और जगहों पर छापेमारी की और कुल 12 लोगों को गिरफ्त में ले लिया। असम पुलिस की माने तो उसने असम पुलिस 2 टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ का दावा कर रही है, जिनमें से एक मोरीगांव मॉड्यूल है और दूसरा बारपेटा मॉड्यूल। ये जो है मुस्तफा जो मुफ्ती है, ही हैड गॉन टू कलकत्ता कपल ऑफ टाइम्स। अल जवारी का जो आया था वीडियो कुछ साल पहले 2014, उसमें आपने देखा उन्होंने जो इन अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसमें असम का नाम लिया था स्पेसिफिकली। वैसे इन 2 टेरर मॉड्यूल से भी बड़ा खतरा है अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। जी हाँ, असम के डीजीपी भास्कर ज्योति मोहंतो की माने तो अल कायदा की मैगजीन अब बांग्ला भाषा में प्रकाशित हो रही है। उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश में बसे बांग्ला बोलने वाले लोगों को जिहादी पाठ पढ़ाने के लिए बांग्ला भाषा में अल कायदा की मैगजीन प्रकाशित की जा रही है। भारत में बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बांग्ला ही बोली जाती है। असम में भी मियां संप्रदाय के मुसलमान ज्यादातर बांग्ला भाषा में ही बात करते हैं। खासकर बांग्लादेश से सटे लोअर असम और बराक घाटी के लोग बांग्ला में ही बात करते हैं। AQIS is now showing a bit of an interest for expansion into India's northeast.
Al-Qaeda India subcontinent. They have released 2 videos. In one of the videos, Zawahiri has himself given an appeal to do hijra into Assam. Hijra means go to Assam. वैसे पुलिस की माने तो कोलकाता के पास हावड़ा से मोरीगांव के मदरसे में जिहादी पाठशाला के लिए पैसे आते थे। मोरीगांव से पकड़ा गया मुस्तफा उर्फ मुफ्ती कई बार कोलकाता गया था। यही नहीं, मार्च के महीने में हावड़ा से अमीनुद्दीन नाम के एक जिहादी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये अमीनुद्दीन ही मुस्तफा को पैसे भेज रहा था। तो सवाल यह है कि क्या अल-कायदा के संदिग्ध आतंकी पश्चिम बंगाल के रास्ते असम और देश के पूर्वोत्तर राज्यों में टेरर नेटवर्क फैलाने की साजिश रच रहे हैं? खतरा बड़ा है, लिहाजा जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। असम के मोरीगांव और बारपेटा में गिरफ्तार हुए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।